हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ऊष्मागतिकी। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है बीएससी सेकेंड ईयर का। हम स्टार्टिंग कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स से। तो थर्मोडायनेमिक करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है। ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन करना ऊष्मागतिकी कहलाता है, यानी कि द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ electricity is known as thermodynamics। तो ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन करना होता है ऊष्मागतिकी। अब इसकी टर्म्स देखते हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें पहली टर्म आती है हमारी सिस्टम, सेकंड है सराउंडिंग और थर्ड है बाउंड्री। ये क्या होता है? तो सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। सिस्टम होता है कि यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं वो है सिस्टम। सेकंड आता है सराउंडिंग। सराउंडिंग होता है जो हम स्टडी कर रहे हैं सिस्टम की, उसके बाहर का जो भी एरिया है उसे कहेंगे सराउंडिंग। और थर्ड है बाउंड्री। बाउंड्री होता है जो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के बीच में अंतर को स्पष्ट करें, उसे कहते हैं बाउंड्री। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, इसमें जो ये बीच वाला मैंने राउंड बनाया है ये है सिस्टम जिसकी हमें स्टडी करनी है। सराउंडिंग ये है कट वाले, ये सारे के सारे जो हैं ये है सराउंडिंग। सराउंडिंग है जो सिस्टम के बाहर वाला एरिया है, और बाउंड्री है ये, जब कोई लाइन दिख रही है ये है हमारी बाउंड्री जो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों में अंतर स्पष्ट करती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो देखा जाए तो सिस्टम के 3 टाइप्स हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो तीनों सिस्टम क्या होते हैं अब हम इसकी बात करने जा रहे हैं। तो ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम होता है जब किसी बाउंड्री से मैटर निकल भी सकता है और ऐड भी हो सकता है, उसे कहेंगे हम ओपन सिस्टम। जैसे कि एग्जांपल है कि खुले बीकर में गर्म पानी, ये हमारा ओपन है, ऊपर से कुछ नहीं ढका हुआ, ऊपर से खाली है। तो इससे क्या है, मैटर बाहर भी आ सकता है, मैटर अंदर भी आ सकता है, यानी कि आदान प्रदान दोनों में हो सकता है। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया कि एक खुले बीकर में गर्म पानी। सेकंड आता है हमारा क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये बंद पात्र है, इसमें जो भी मैटर पड़ा है वो आगे इसकी बाउंड्री से टकरा के वापस इसी में आ जाएगा। ऊपर से जो भी ऊष्मा आएगी, कोई भी मैटर आएगा वो उसमें ऐड नहीं हो पाएगा, वो भी इससे टकरा कर वापस ऊपर की ओर चला जाएगा। तो ये है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, इसमें होता है कि इस सराउंडिंग में क्या होता है कि ऊर्जा का तो विनिमय हो जाता है लेकिन मैटर का विनिमय नहीं हो पाता। तो ये है क्लोज सिस्टम। आगे आता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, इसे हम हिंदी में कहते हैं विलगित तंत्र। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये बाउंड्री है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ फिर आपको समझ आएगा। इसके एग्जांपल में सबसे अच्छा एग्जांपल है कि एक थर्मस फ्लास्क में पड़ा है गर्म पानी। थर्मस यानी कि इसमें जो अंदर ऊष्मा है ना तो वो बाहर आएगी ना ही बाहर से अंदर जाएगी, और इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। दोनों सेकंड और थर्ड में क्या डिफरेंस है? तो ये मेन डिफरेंस यही है कि इसमें इसकी जो ऊष्मा है वो चेंज हो सकती है, इसका ताप टेम्परेचर चेंज हो सकता है बड़े बड़े, लेकिन इसका टेम्परेचर इसकी तुलना में चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बाहर एक मोटी परत है जिसे हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड। साइड में ये जो हमें बाउंड्री दिख रही है, मोटी बाउंड्री है, इससे क्या होगा, ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होगा, ना ही मेटल का होगा। तो जैसे मेटल पड़ा है वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। जैसे कि थर्मस में हम चाय रखते हैं, कॉफ़ी रखते हैं, वो काफ़ी टाइम तक क्या रहती है, वैसे की वैसे ही रहती है, उसमें ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता, बिल्कुल गर्म की गर्म रहती ही। था आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन कितने टाइप्स के होते हैं हमारे सिस्टम। तो होते हैं 2 टाइप्स के। पहला है
होमोजीनस और दूसरा है हेटरोजीनस। होमोजीनस और हेटरोजीनस से आप सभी को पता लगता है कि होमो का मतलब होता है एक जैसे। अगर किसी सिस्टम में जो भी स्टेट है, कंपोजिशन है उसका, वो सेम है, सेम स्टेट में है, जैसे लिक्विड इन लिक्विड इन लिक्विड, प्योर गैस और प्योर गैस ही होनी चाहिए, तभी वो होमोजीनस होगा। अगर आप प्योर गैस में कोई लिक्विड मिला देते हैं तो वो होगा हेटरोजीनस, जिसका मतलब है विषमांगी तंत्र। विषमांगी तंत्र में क्या होता है, इसमें क्या होता है, अलग अलग स्टेट होते हैं, डिफरेंट स्टेट ऑफ कंपोजिशन, गैस इन सॉलिड और लिक्विड इन गैस। ये था इसका एग्जांपल। अब हम बात करते हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्ज़ाम में, दोनों में डिफरेंस जो हम अभी करने जा रहे हैं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है, यानी कि डिपेंड ऑन अमाउंट, उसे कहते हैं हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर ना करके पदार्थ की प्रकृति पर, यानी कि डिपेंड ऑन नेचर, निर्भर करती है। इंटेंसिव में आते हैं हमारे मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी। ये सब वो एग्जांपल हैं जो कि डिपेंड करते हैं उसके अमाउंट पे। अगर उसके अमाउंट ज़्यादा है तो ये भी क्या होंगे, चेंज होंगे। यही देखा जाए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में आता है टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, डाइपोल मोमेंट, सरफेस टेंशन, मोलर वॉल्यूम, गैस कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये सब आते हैं हमारे एक्सटेंसिव में, जो कि अमाउंट पे डिपेंड ना होके पदार्थ के नेचर पे, यानी कि उसकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ये था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करते हैं स्टेट एंड पाथ फंक्शन की। तो स्टेट एंड पाथ फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन को हिंदी में अवस्था फलन कहते हैं और पाथ फंक्शन को हिंदी में पथ फलन कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेट फंक्शन की। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है कि ए से बी प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि ए हमारा रिएक्टेंट है और बी इसमें हमारा प्रोडक्ट है। तो इसमें बताया है कि डू नॉट डिपेंड ऑन दी पाथवे। इसका मतलब है कि ये क्या करते हैं, ये वो होते हैं जो पथ पर निर्भर नहीं करते। ये सिर्फ ये जिस पथ से तंत्र प्रारंभ अवस्था से अंतिम अवस्था में आए, सिर्फ उसी पथ पर निर्भर करते हैं। कैन इंटीग्रेट विद फाइनल एंड इनिशियल वैल्यू। इसे फाइनल और इनिशियल वैल्यू से ही निकाला जा सकता है। जबकि पाथ फंक्शन में क्या होता है, डिपेंड ऑन पाथवे। ये प्रारंभिक से अंतिम अवस्था पर कैसे पहुंचा, बीच में आने वाले समाकलन पर निर्भर करता है। नीड मल्टीपल इंटीग्रल्स। और इसको हमें बताने के लिए, इसे मापने के लिए हमें केवल उसके ए से बी प्रोडक्ट के बीच में जो भी समाकलन हुआ उसकी आवश्यकता पड़ती है। ये था हमारा स्टेट एंड पाथ फंक्शन। अब हम बात करते हैं स्टेट एंड पाथ फंक्शन के अंदर ही कि माना कि हमने एक गैस की बात कर रहे हैं जिसका इनिशियल वॉल्यूम था हमारे पास V1 एंड फाइनल वॉल्यूम था हमारे पास V2, और इससे हम कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पर। तो इसकी इक्वेशन बनेगी वर्क इज इक्वल टू में P V2 माइनस V1 ब्रैकेट में। अब ऑन द हाफ प्रेशर, यानी कि अगर हम इसका जो प्रेशर है उसे, यानी कि जो यहाँ पर हम प्रेशर दे रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर, अगर इसे हम हाफ कर दें तो क्या होगा, यही होगा कि P हाफ, ये इक्वेशन सेम रहेगी और इसकी अपन में क्या होगा, हाफ, जो कि मैंने ये नोट किया है। अब हम बात करते हैं इफ़ P इज इक्वल टू में 0, यानी प्रेशर को हम 0 रखें तो V1 से V2 यानी वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक पहुंचने में क्या होगा, वर्क नहीं होगा, कोई भी वर्क नहीं होगा, क्योंकि हमने प्रेशर क्या कर दिया, 0 कर दिया। अगर हम प्रेशर ही 0 करेंगे तो वर्क नहीं होगा, वो इनिशियल से फाइनल वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। अब हम बात करते हैं चेंज इन इनिशियल एनर्जी। तो इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी हीट
एनर्जी या हीट एब्जॉर्ब्ड, यानी कि अवशोषित की गई ऊष्मा, माइनस में वर्क डन इन चेंज, जैसे हम डिनोट करते हैं E1 से। तो इसका क्या है, वर्क डन इन चेंज, उसके द्वारा अवस्था परिवर्तन में किया गया कार्य, यानी कि अवस्था परिवर्तन जब हुआ उसका, तो उसमें जो कार्य किया था वर्क डन इन चेंज। तो ये था इसका फॉर्मूला, चेंज इन इनिशियल एनर्जी का डेल E इज इक्वल टू में E2 माइनस E1। अब हम बात करते हैं थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस। तो इसमें सबसे पहले आता है आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं समतापी प्रक्रम। तो सीधी सी डेफिनेशन है इसकी कि वर्क डन इन कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि इस प्रक्रम में कोई परिवर्तन स्थिर ताप पर संपन्न होता है। जो भी इसमें चेंज होगा वो एक स्थिर ताप पर होगा, अर्थात स्थिर ताप पर किया जाने वाला प्रक्रम समतापी प्रक्रम कहलाता है। ताप को स्थिर रखने के लिए सिस्टम और सराउंडिंग से ऊष्मा का विनिमय यानी कि एक्सचेंज कर सकता है। ये था आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकंड आता है आइसोबैरिक प्रोसेस, जिसे हिंदी में कहते हैं समदाबी प्रक्रम। तो इसकी डेफिनेशन है वर्क डन इन कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि इस प्रक्रम में तंत्र का परिवर्तन स्थिर दाब पर संपन्न होता है। दाब को स्थिर करने के लिए तंत्र को कोई कार्य भी करना पड़ सकता है। थर्ड है आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी कि सम आयतनीय। इसका नाम से समझ आ रहा है कि सम आयतनीय यानी कि एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर, कांस्टेंट आयतन पर वर्क डन हो रहा है। फोर्थ आता है एडियाबैटिक प्रोसेस, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका सिंपल सा डेफिनेशन है वर्क डन इन कांस्टेंट हीट, इट मीन्स नो एक्सचेंज ऑफ हीट। ना तो सराउंडिंग, ना तो सिस्टम से हीट बाहर जा सकती, ना ही अंदर आ सकती। ये कांस्टेंट हीट पर ही प्रोसेस संपन्न होता है, इसे कहते हैं एडियाबैटिक। इसके बाद सिक्स्थ आता है, इसके बाद फिफ्थ आता है साइक्लिक प्रोसेस, जिसे कहते हैं चक्रीय प्रक्रम। इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि ए रिएक्टेंट से ये पूरा घूम का साइकिल आया, पहले B1 B2 फिर C1 C2 और फिर वापस से A। इसका मतलब है कि क्या होता है कि इस परिवर्तन में जो सिस्टम है वो चेंजेस के एक चैन बनाकर चैन से गुजरता है और लास्ट में अपनी रियल स्टेट में आता है। जैसे कि ए ने बहुत सारे चेंजेस किए, ए से सभी प्रोडक्ट बने, लास्ट में अपनी मूल अवस्था में आया। सिक्स्थ है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, सिस्टम एंड सराउंडिंग साम्य रहते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल में सिस्टम एंड सराउंडिंग साम्य नहीं रहते हैं। अब हम देखेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में डिफरेंस। तो सबसे पहले रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं। ये क्या होता है, स्लो होता है, यानी कि ये अत्यंत मंद होते हैं, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस फास्ट होते हैं, यानी कि ये तीव्र होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, कंप्लीटेड बाय स्मॉल स्टेप्स, यानी कि ये कई छोटे छोटे सतत पदों द्वारा संपन्न होते हैं, जो अनंत सूक्ष्म प्रेरक बल द्वारा प्रत्येक क्षण साम्यावस्था ग्रहण कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, मतलब एक नॉर्मल से डेफिनेशन में हम कहेंगे कि ये कई छोटे छोटे सतत पदों द्वारा संपन्न होता है, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, ये एक या अधिक बड़े बड़े पदों द्वारा संपन्न होता है, कंप्लीटेड बाय बिग स्टेप्स। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, कंप्लीट इन एनी डायरेक्शन, यानी कि ये किसी भी दिशा में संपन्न हो सकते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, कंप्लीट इन ओनली वन डायरेक्शन, ये एक ही दिशा में संपन्न होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, ऑब्जर्व मोर वर्क, यानी कि इससे अत्यधिक कार्य प्राप्त किया जा सकता है, अधिकतम। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, ऑब्जर्व लेस वर्क, इसमें
कार्य कम प्राप्त किया जा सकता है। तो ये था हमारा थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर फर्स्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।